तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं होमवर्क सीरीज का डे 1। ये बिहार दरोगा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि 75 क्वेश्चन पर डे होमवर्क मिलेगा और आप लोग को बना कर आना है, ठीक है। और यहाँ से डिस्कस बहुत फास्ट करवा देंगे, 25 से 30 मिनट में पूरा डिस्कसिंग कंप्लीट करा देंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था ना, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। और जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो कब लागू हुआ था? 1968 में लागू हुआ था। और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 में लगा हुआ था। चलिए दूसरा नंबर मेरा सवाल है कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब हिमालय है ना, इसकी लंबाई कितना है? 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना है? 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तीसरा नंबर मेरा सवाल है कि 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? तो ये राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। कौन लिखे थे? राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलिए चौथा नंबर मेरा सवाल है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की थी? हिंद स्वराज की रचना है ना, वो गुजराती भाषा में किया गया था। किस भाषा में किया गया था? तो गुजराती भाषा में। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? पब्लिकेशन 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद में पांचवा नंबर मेरा सवाल है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर है ना, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए ठीक है। उसके बाद में छठा नंबर जो सवाल है ना, ये बहुत भी यही सवाल है, ठीक है। दुग्धधारा एवं कपिलधारा जलप्रपात है ना, ये किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पे। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। दुग्धधारा एवं कपिलधारा जलप्रपात है ना, ये नर्मदा नदी पे है। चलिए सातवां नंबर मेरा सवाल है कि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ये आइरिस नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? आइरिस नियंत्रित करता है। चलिए आठ नंबर मेरा सवाल हो गया, कौन सा? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। चलिए 9 नंबर सवाल है, इसरो का गठन कब हुआ था? ठीक है, इसरो का गठन है ना, इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 में हुआ था, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कौन है? बेंगलुरु है। क्या? बेंगलुरु है। इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसरो का बेंगलुरु है। चलिए घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं? घुड़सवारी के मैदान को एरिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घुड़सवारी के मैदान को एरिना कहा जाता है। चलिए 11 नंबर जो सवाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस है ना, ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए 12 नंबर मेरा सवाल हो गया कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में पूरा टोटल हो गया 14 सदस्य को मनोनीत करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को और लोकसभा में 2 सदस्य को, ठीक है। 13 नंबर मेरा सवाल हो गया कि केंद्रीय मगरमच्छ, ठीक है, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ से स्थित है? ठीक है, तो केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। चलिए 14 नंबर मेरा सवाल हो गया, किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो किस रंग में होता है प्रकाश का प्रकीर्णन? सबसे न्यूनतम होता है लाल में, और सबसे अधिक किसमें होता है? बैगनी में होता है। सबसे न्यूनतम किसमें होता है? लाल में, और सबसे अधिक किसमें होता है? न्यूनतम में। 14 नंबर सवाल हो गया। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है ना, उसका नाम क्या है? स्विज फ्रैंक है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम स्विज फ्रैंक है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है। और स्विट्जरलैंड की मुद्रा कहाँ है? स्विज फ्रैंक है। कहाँ है? स्विज फ्रैंक है। चलिए 16 नंबर सवाल है, भारत में जलीय एवं स्थलीय क्षेत्र दोनों मिलाकर, जलीय एवं स्थलीय क्षेत्र दोनों मिलाकर अक्षांशीय विस्तार कितना है?
6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। 17 नंबर मेरा सवाल है कि उत्तर भारत में पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो भारत में पूर्वोत्तर के अंतर्गत 8 राज्य आते हैं, जिसमें 7 सिस्टर प्लस 1 सिक्किम को मिलाकर 8 राज्य हो गए हैं। कितना हो गए हैं? भारत में पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 8 राज्य आते हैं, जिसमें 7 सिस्टर प्लस 1 सिक्किम भी है। खंभात की खाड़ी को 18 नंबर सवाल है कि खंभात की खाड़ी को किन 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 दो स्थानों के बीच अवस्थित है? खंभात की जो खाड़ी है ना, किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? ये दमन एवं दीव के बीच में अवस्थित है। इसे कैम्बे की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खंभात की खाड़ी को इसे कैम्बे की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत में गुजरात की ना समुद्र तट रेखा 1600 किलोमीटर लंबी है। कितना किलोमीटर लंबी है? 1600 किलोमीटर। जबकि सबसे छोटा कहाँ की है? गोवा की है। गोवा की समुद्र तट रेखा कितनी है? 103 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में मेरा 20 नंबर सवाल है कि भारतीय मानक समय कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय है ना, ये कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए, 6 डिग्री चैनल किनके बीच में है? 6 डिग्री जो चैनल है ना, ये किसके बीच में है? ठीक है, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में स्थित है, ठीक है। भारत की औसत औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? तो भारत में औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से किया जाता है। अगर 0 डिग्री देशांतर पर 0 डिग्री अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है, तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? 6:04 क्या होगा? 6:40 होगा। संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखा में बाँटा गया है? संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखा में बाँटा गया है? तो 179 से लेकर 180 अक्षांश रेखा में बाँटा गया है। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? ये सबसे वीवीआई सवाल है। क्या सवाल है? ये सबसे वीवीआई सवाल है, ठीक है। और ये पूछे जा सकते हैं। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? तो विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को टोलमी ने दर्शाया था। कौन दर्शाया था? टोलमी ने। चलिए, 26 नंबर मेरा सवाल है कि भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं? तो भारत के हैं ना, भारत के 12 राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। कितने राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं? 12 राज्य। जबकि अ, आ जबकि 18 राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरती है और 18 देश कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। कर्क रेखा कर्क रेखा कर्क रेखा एवं कर्क रेखा एवं 82 उत्तरी देशांतर रेखा पर दूसरे को किस राज्य के प्रतिच्छेद करती है? तो ये छत्तीसगढ़ को प्रतिच्छेद करती है। किस राज्य को प्रतिच्छेद करती है? तो छत्तीसगढ़ को प्रतिच्छेद करती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश है। कितने देश है भारतीय उपमहाद्वीप में? 5 देश है, ठीक है। चलिए, 29 नंबर मेरा सवाल हो गया कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो 12 होगा। कितने होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। चलिए, आगे देखते हैं 30 नंबर सवाल। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्ण नदी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक को हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। चलिए, गुड। उसके बाद में 31 नंबर मेरा सवाल है कि सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किया गया था? 2021 में किया गया, ठीक है। सहकारी क्षेत्र के लिए विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किया गया? 2021 में किया गया, ठीक है। चलिए, 32 नंबर मेरा सवाल हो गया कि 2001 से लेकर 2011 के बीच भारत के जनसंख्या के कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17.64% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 17.64% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि है? 17.64% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान कहाँ से आरंभ किया था? ये अभियान है ना, ये नई दिल्ली से आरंभ किया गया है। कहाँ से आरंभ किया गया? नई दिल्ली से। और इसका प्रारंभ कब किया गया था? इसका प्रारंभ किया गया था 25 नवंबर 2024 को प्रारंभ किया गया था। चलिए, 34 नंबर मेरा सवाल हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है? चलिए, इससे भी आसान सवाल आ गया आपका। एक 35 नंबर आसान सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है ना, इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2015 को किया गया था। कब किया गया था? 28 अगस्त 2015 को किया गया था। ये 10 वर्ष पूरा कर चुका है। कितना वर्ष पूरा कर चुका है प्रधानमंत्री जनधन योजना? 10 वर्ष पूरा कर चुका है। इसके बाद में सबसे मतलब ऐसा सवाल है, ये पूछा ही जा सकता है, ठीक है? क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक है? तो वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे सबसे अधिक बाल विवाह होता है। कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में 41.6%। अपना बिहार भी भाई कम नहीं है। बिहार में भी 40.8% तक बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित कहाँ है? बिहार सबसे अधिक वेस्ट बंगाल में, और दूसरा नंबर में कहाँ है? बिहार में है। ठीक है? फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट आपका ये हो गया, और सेकंड ये हो गया। ठीक है? सेकंड बिहार हो गया। चलिए, गुड। उसके बाद में ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट ये सेव द चिल्ड्रेन नाम की एक संस्था है, वही जारी करती है। कौन जारी करती है? सेव द चिल्ड्रेन नाम की संस्था है, वही क्या करती है? ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है? देश देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण देश में जन्म देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित मालूम है कब हुआ था आपका? ये हुआ था 1969 में। इसरो की स्थापना भी हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त। इसरो की स्थापना कब हुआ था? इसरो की स्थापना है ना, ये भी 15 अगस्त अगस्त 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को किया गया था। चलिए, गुड। उसके बाद में मेरा 39 नंबर जो सवाल है ना, ये और अच्छा है, और मतलब बहुत वीवीआई है। क्या है? वीवीआई है। 39 नंबर सवाल बहुत वीवीआई है, और ये पूछा जा सकता है। 75 नंबर है ना, 75 को क्वेश्चन है। इतना मतलब अधिकतर वीवीआई है, और जो पूछा जा सकता है। ठीक है? इसलिए आप कर लीजिए। ठीक है? 39 नंबर मेरा जो सवाल है ना, ये ये स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुआ था। स्वतंत्र भारत जब पूछेगा तो 1951 में, और सीधे पहला जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में, और नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। ठीक है? चलिए, 40 नंबर मेरा सवाल है कि भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है। और सबसे अधिक में कौन होगा? दिल्ली है। ठीक है? सबसे अधिक में कौन होगा? दिल्ली होगा। चलिए, 41 नंबर मेरा सवाल है कि भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी कौन है? तो पुर्तगाली है। हम बोले हैं ना, पुर्तगाली सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला कंपनी कौन है? पुर्तगाली है। कब आया था? 14 मई 1498 को हुआ था। कब तक रहा? 1961 में। वो भी 1961 में कब गया? ऑपरेशन विजय चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा, तब गया 1961 में। ठीक है? चलिए, उसके बाद में आपका सवाल है, 42 नंबर सवाल हो गया कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? ठीक है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक मालूम है कौन है? तो ये अल्बुकर्क है। कौन है? अल्बुकर्क है। ये 1510 में गोवा को छीना था। 1510 में गोवा को छीना था। ठीक है? चलिए, 43 नंबर सवाल है कि किस स्थान पर भारत में नगर किस स्थान पर भारत ने नगर निगम स्थापित किया था? सर्वप्रथम नगर निगम। ठीक है? सर्वप्रथम नगर निगम है ना, 1687 से लेकर 1688 के बीच में मद्रास में स्थापित किया गया। सर्वप्रथम नगर निगम 1687 से 88 के बीच में मद्रास में स्थापित किया गया था। ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी के किन अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? कब, किसके द्वारा किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। चलिए,
गुड। वांडीवास का युद्ध कब किया गया था? 12 जनवरी 1760 में। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 में, ठीक है, थोड़ा हो जाता है फास्ट बोलने में। वांडीवास का जो युद्ध है ना 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। चलिए गुड, अच्छा सवाल है। चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं 46 नंबर सवाल, ठीक है। 46 नंबर सवाल है ना, ये फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया था किसे? पांडिचेरी के। इसे भारत का छोटा फ्रांस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? भारत का छोटा फ्रांस भी कहा जाता है। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर कहाँ बनाया था? पांडिचेरी को। कहाँ बनाया था? पांडिचेरी को। भारत का इसे छोटा फ्रांस भी कहा जाता है। चलिए गुड, अच्छा सवाल है। चलिए, अंग्रेज ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी? तो अंग्रेजों ने ना मुगल बादशाह के समय में 1632 ईस्वी में अपना पहला कोठी खोला था, ठीक है। अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक खोली थी? तो शाहजहाँ के समय में 1632 में, ठीक है। पटना में डच द्वारा 1632 में खोला गया था, ठीक है। कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? ब्रिटिश और फ्रांस के बीच। कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। ये कर्नाटक युद्ध 3 हुआ था। सबसे फर्स्ट वाला 1745 से 46 तक, दूसरा वाला 1749 से 54 तक, और तीसरा वाला 1756 से 63 तक लड़ा गया था, ठीक है। चलिए, मेरा 49 नंबर सवाल है कि चोल का युद्ध कब हुआ? ठीक है। चोल का युद्ध है ना 1708 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1708 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? मिस्र और पुर्तगाली के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मिस्र और पुर्तगाली के बीच हुआ था। राजा राम मोहन राय के पूर्वगामी किसे माना जाता है? यही ना पूछे हैं। ये राजा राम मोहन राय के पूर्वगामी अल्बुकर्क को माना जाता है। किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है, ठीक है। और इसे पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक है ना, इसे अल्बुकर्क माना जाता है। यही है ना, यही यही गोवा को छीना था, ठीक है। चलिए, आगे नंबर आपका सवाल है 51 नंबर। चलिए देखते हैं 51 नंबर सवाल कैसा है। यही बताएं, पहले बताते हैं आप लोगों को कि भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगाली से छीना था? तो ऑपरेशन विजय के तहत, ठीक है। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को छीना था, ठीक है। 52 नंबर सवाल हो गया कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुआ था। कब हुआ था? 1602 में हुआ था। और सप्तवर्षीय युद्ध है ना, सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में कब हुआ था? 1756 से लेकर 63 तक हुआ था। कब हुआ था? 1756 से लेकर 63 तक हुआ था। इसमें किसकी संधि हुई थी? पेरिस की संधि हुई थी। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में जो लड़ा गया था, उसमें किसकी संधि हुई थी? पेरिस की संधि हुई थी, ठीक है। चलिए 54 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। किसने किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है? लॉर्ड मैकाले ने कहा था। किसने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है? लॉर्ड मैकाले द्वारा कहा गया था। चलिए 55 नंबर मेरा सवाल है कि अंग्रेज द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? 1611 में मछलीपट्टनम में। अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? 1611 में मछलीपट्टनम ने। मछलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। चलिए गुड। 56 नंबर मेरा सवाल हो गया कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर पद नाम दिया गया था? 1773 से लेके 1788 में भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। चलिए 57 नंबर जो सवाल है, 57 नंबर सवाल है ना, 57 नंबर सवाल है कि कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए किसी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेने प्रतिबंध कर कर दिया गया था। कब किया गया था? 1773 में। कब किया गया था? 1773 में। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए किसी किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1773 में लगाया गया था। कब लगाया था? 1773 में लगाया गया था। 58 नंबर मेरा जो सवाल है ना, ये और आसान सवाल है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया गया था? 1781 का सेटलमेंट एक्ट। कौन सा एक्ट पारित किया गया था? 1781 का सेटलमेंट एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट है ना, जो 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो 1781 का सेटलमेंट एक्ट पारित किया था, ठीक है। चलिए 59 नंबर जो मेरा सवाल है ना, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर
तीन कर दी गई थी 1784 है ना, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कम कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे नंबर देखते हैं, 7 नंबर सवाल, गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? 1756 के चार्टर एक्ट, 1756 के चार्टर एक्ट के तहत दिया गया। किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार का एक अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि तक बढ़ा दिया गया? 1793 में। कब? 1793 में। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1834 में। प्रथम विधि आयोग है ना, इसका गठन कब किया गया था? 1834 में किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? विधि आयोग है ना, प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में किया गया था। चलिए गुड, अच्छा सवाल है, देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद में है ना सवाल, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत के में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? 1818 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए दिया गया था, ठीक है। चलिए 64 नंबर जो मेरा सवाल है कि 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? तो कलकत्ता में ना 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। इसका मुख्य कौन थे? सर इलिजा इम्पे थे, ठीक है। सर इलिजा इम्पे मुख्य थे। किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? 1773 में। ये तो और आसान सवाल है। किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? 1773 में हो गए थे, ठीक है। चलिए 66 नंबर मेरा जो सवाल है ना, 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट थे। 1784 के अधिनियम पारित होने के समय 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट थे। चलिए गुड, ठीक ठीक, चलिए गुड है, ये अच्छा सवाल है। 67 नंबर देखते हैं कि किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1818 का जो चार्टर एक्ट है ना, इसके तहत 1818 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी ने चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, ठीक है। चलिए 68 नंबर सवाल है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 69 नंबर मेरा सवाल है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग था। चलिए गुड, ये अच्छा सवाल है। अब फिर 70 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं कि गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया था, ठीक है। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था? लॉर्ड मैकाले को किया गया था। किसे नामित किया गया था? सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले को नामित किया गया था। भारत में कितने शास्त्रीय भाषा है? तो वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषा है, ठीक है। भारत में सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम है, ठीक है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो 8 है। कितने शास्त्रीय नृत्य है भारत में? 8 है। कितने हैं? 8 है शास्त्रीय नृत्य। चलिए उसके बाद में 74 नंबर जो क्वेश्चन है ना, कन्नड़ और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2008 में, ठीक है। कन्नड़ को 2008 में और तमिल को 2004 में। कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, तमिल को 2004 में और संस्कृत को 2005 में, ठीक है। कन्नड़ तेलुगु 2008 में, तमिल 2004 में और संस्कृत को 2005 में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद मेरा 75 नंबर सवाल है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान की कथा प्रसंगों का चित्रण किया गया है? तो ये राधा कृष्णा के प्रसंगों का चित्रण किया गया है। मणिपुर जो शास्त्रीय नृत्य है ना, इसमें राधा कृष्णा का चित्रण किया गया है। चलिए ये हो गया आपका 75 क्वेश्चन, ठीक है। 75 क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इसे लगाने पे बहुत आपको सुविधा होगा। मॉक टेस्ट दीजिएगा तो बहुत 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 फायदा हो रहा है, ठीक है। ये हम पर डे ये टेलीग्राम पे आपको दे देंगे, आप लोग को बनाना है अपना से। उसके बाद में हम इसका डिस्कशन आपको मात्र 25 से 30 मिनट में करा देंगे। कितने मिनट में? 25 से 30 मिनट में।
और ये डिस्कशन आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और रोज़गार फैक्ट्री जो चैनल है ना इसे और आगे बढ़ाएँ, ठीक है? धन्यवाद।